Hello everyone, my name is Akansha. In this video, we are going to discuss about fertilization. So, आज हम लोग देखेंगे मेनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. बेसिकली फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्पर्म दैट इज़ अ मेल प्रोन्यूक्लियाई या इसे मेल गैमेट कहते हैं एंड एग दैट इज़ अ फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट. दोनों क्या होता है? हैप्लॉइड कंडीशन में होता है. उनके यूनियन के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इज़ ऑब्वियसली डिप्लॉयड. ओके, सो फर्टिलाइजेशन इज यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग. देन फर्टिलाइजेशन का पर्पस क्या है? टू री इंसिस्ट द डिप्लॉयड स्टेट. फर्टिलाइजेशन होता है तो ही डिप्लॉयड स्टेट क्या होता है? मेंटेन करके रखा जाता है. फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली हमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, एक्वाटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है. ठीक है, जहाँ पे वाटर एक मीडिएटर की तरह काम करता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी हम लोग मीडियम तो जो होता है वो फ्लूइड ही होता है. अगर बहुत देखा जाए तो जो स्पर्म होता है वो सीमेन के फॉर्म में, मतलब सीमेन के साथ जाता है एग के पास, और एग जहाँ प्रेजेंट होता है जो फीमेल होती है वो भी अपने बॉडी में एक फ्लूइड कंडीशन मेंटेन करके रखती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ताकि जो फ्यूज़न हो सके और स्पर्म का मूवमेंट हो सके. तो ये दिखाता है कि जो इवोल्यूशन है वो एक्वाटिक सिस्टम से ही हुआ है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा. समझ ना आए तो दोबारा देखिएगा. ध्यान से चलो समझते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन देखो, fertilization occur within the female reproductive tract. ओके, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल के बॉडी के अंदर. हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म रिलीज़ किया जाता है इन द इन्वायरमेंट और एग रिलीज़ किया जाता है और दोनों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्यूज़ होते हैं. जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूज़न है गैमेट्स का वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होता है. और अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो वो एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट में होता है. ठीक है, देन ये कहाँ होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन? किस में देखने को मिलता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल में और कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल में जो रिप्रोडक्शन के लिए बाहर आते हैं, मतलब जो टेरेस्ट्रियल एरिया में आते हैं. अभी इसका फ़ायदा क्या है? इसमें हमें हाई स्पर्म काउंट मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो यहाँ पे स्पर्म काउंट बहुत हाई मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, देन सेक्स ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है. पेनिस हो सकता है, हेमी पेनिस हो सकता है फॉर डायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफ़र. ठीक है, स्पर्म ट्रांसफ़र डायरेक्टली फीमेल के बॉडी में इन दोनों ऑर्गन के थ्रू होता है. और इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफ़र भी होता है बाय द रिलीज ऑफ स्पर्मल पैकेट्स और स्पर्मेटोफोर, जो जनरली स्पाइडर और स्कॉर्पियन में देखने को मिलता है. स्पाइडर्स क्या करते हैं? जाले बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं? स्पर्मेटोफोर्स डाल देते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है. ठीक है, सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल है. मतलब जो मेट होता है वो अपने पार्टनर को चूज़ करने में या सेलेक्ट करने में कैपेबल होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद 3 तरह के पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट देखने को मिलते हैं. पहला है ओवोपेरस. ओवोपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग ले करते हैं. एग ले करते कौन करता है बताओ? तो रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, और कुछ एग लेइंग मैमल्स हैं जो मोनोट्रीम में आते हैं, जो कि अर्ली मैमल्स हैं. वे ओवोपेरस होते हैं. वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद एग रिलीज़ करते हैं. तो ऐसे कंडीशन में उनका जो क्लच साइज़ होता है वो लार्ज होता है. क्लच साइज़ मतलब एक टाइम पे कितने अंडे दिए या फिर एक टाइम पे कितने बच्चे दिए, कितने इंडिविजुअल एक गो में रिप्रोड्यूस करता है
इंडिविजुअल्स, कोई पेरेंट, तो उसे हम क्लच साइज़ कहते हैं। मतलब एक बार में मान लो 3 अंडा दिया तो क्लच साइज़ क्या हो गया 3। तो अंडा ही तो देना है, तो क्लच साइज़ जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत नंबर होता है। यहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन कहाँ से उसे मिलेगा, यॉर्क से मिलेगा। ओके, देन वीवीपेरस, वीवीपेरस जो होते हैं वो लाइफ बियरिंग मैमल्स हैं। मैमल्स, सारे मैमल्स क्या है, वीवीपेरस एक्सेप्ट द मोनोट्रिम्स। और इसमें जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है थ्रू द प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। क्योंकि बॉडी के अंदर रखना है तो ऑब्वियस है कि क्लच साइज़ क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। अगर आप देखो सारे मैमल्स को छोड़ के अगर कोई आपको कोई फिश नज़र आ रही है कि वो लाइव बेयरिंग कर रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ओवोविविपेरस का। ओवोविविपेरस में क्या होता है कि एग को फीमेल के बॉडी के अंदर ही डेवलप कराया जाता है, लेकिन उसमें प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं होता है। उसको जो न्यूट्रिशन है वो यॉर्क से ही मिलता है। यहाँ पे बॉडी के अंदर रखने का पर्पस ये है प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा पर्पस क्या है, एक प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। ओवोपेरस में क्या टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं वो इंक्यूबेट करती हैं अपने एग्स को, तो वहाँ पे वो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशंस के क्या क्या स्टेप हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया है, तो आपको फिर और कुछ कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। आप इसे पढ़ के अपना खुद का शॉर्ट नोट बना सकते हो। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आप कुछ पॉइंट स्किप कर सकते हो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। अगर आप पीजी में पढ़ते हो या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये जो स्टेप्स होते हैं वो जनरली एग्ज़ाम्स में इसको सीरीज़ वाइज अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है कि स्पर्म, हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें देखा था कि स्पर्म मैच्योरेशन कंप्लीट होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। स्पर्म के कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसके आउटर सरफेस से हटाया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन में कैपेबल हो सके, उसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेशन भी होता है ओविडक्ट के अंदर। ओके, इसे हम डिटेल में देखेंगे। देन अट्रैक्शन होता है, वो केमिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है थर्मोटैक्सिस के थ्रू या कीमोटैक्सिस के थ्रू। मतलब कि स्पर्म आ तो गया लेकिन वो एग की तरफ कैसे जाएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इंटर करता है स्पर्म इनटू द क्यूम्यूलस। क्यूम्यूलस क्या है गाइस, क्यूम्यूलस एक मेम्ब्रेनस एरिया होता है। मेम्ब्रेनस एरिया, लेयर कह सकते हैं, मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। क्यूम्यूलस क्या होता है, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो इरेगुलरली और बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं एग के चारों तरफ, और उसे क्या बनाते हैं, क्यूम्यूलस। तो एग अगर यहाँ से इंटर करेगा तो पहले वो क्यूम्यूलस को इंटर करेगा, देन फिर कहाँ इंटर करेगा, जोना पेल्यूसिडा। ये वाला जो पार्ट है वो जोना पेल्यूसिडा है। पीपल, जोना पेल्यूसिडा भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको स्पर्म एंट्री करता है यहाँ पे। इस जोना पेल्यूसिडा में जब एंट्री करता है उससे पहले ही ये क्यूम्यूलस में क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्रोसोम है वो बर्स्ट करता है, अपना एक्रोसोमल प्रोटीन रिलीज़ करता है। देन यहाँ पे ये जो जोना पेल्यूसिडा पे ZP प्रोटीन्स होते हैं, बहुत तरह के, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 ह्यूमन में होते हैं। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिकली, अगर देखा जाए तो ZP2 प्रोटीन। तो ह्यूमन का अगर स्पर्म है तो वो ZP2 प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हमेशा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ह्यूमन का स्पर्म माउस के एग को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे कोई और प्रोटीन होगा, ठीक है। देन इसके रिकॉग्नाइजेशन के बाद स्पर्म
का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेगा। ये एक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर लगे होंगे और स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कुछ सिग्नल्स होंगे और वो सिग्नल क्या है, आइजोमो स्पर्म के पास होता है और जूनो और CD9 जो प्रोटीन होते हैं वो एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। दोनों इंटरैक्ट करते हैं और फिर क्या होता है, फ्यूज़न होता है दोनों मेम्ब्रेन का और फिर पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है विद इन द 1 मिनट। स्लो ब्लॉक जो है वो हमारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है, जबकि फास्ट ब्लॉक यहाँ पे एब्सेंट है। स्लो ब्लॉक क्या होता है, कैल्शियम मेडिएटेड होता है, ठीक है। कैल्शियम का यहाँ पे रोल है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि एक स्पर्म अगर यहाँ पे फ्यूज़ कर गया, एंट्री मार लिया है एक के अंदर, तो और कोई दूसरा स्पर्म अंदर नहीं आना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए जो भी मैकेनिज़्म यहाँ पे किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसे ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहते हैं। हमें पता है कि हमारा एग जो है वो मेटा फेज सेकेंड में अरेस्टेड होता है। हाँ, सेकेंडरी oocyte है, ये अरेस्टेड सेल है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म है वो क्या लेके आता है, वो न्यूक्लियस लेके आता है और सेंट्रियोल लेके आता है। न्यूक्लियस और सेंट्रियोल के आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस सेकेंड जो है वो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है और एग में मेटाबॉलिक एक्टिवेशन आता है। मतलब जो भी ट्रांसलेशन होना होता है एंजाइम्स का, जो ज़रूरी है आगे क्लीवेज में और फर्दर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, वो प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक एक स्टेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कैपेसिटेशन। Okay, so it is a first maturation process occur within the female reproductive tract and it is, अगर आपको specifically पूछा जाए तो ampulla of oviduct. Okay, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम ये स्पर्म का हेड देखें तो उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये हमने हेड है बनाया। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिजिडिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है। किस चीज़ के लिए, ताकि ये ओविडक्ट तक पहुँचने से पहले हमारा जो स्पर्म है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट है बताओ, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और ये क्या करता है, यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसको हटा देता है, ठीक है। कहाँ से हटाएगा, इस एरिया से हटाएगा। मतलब टिप पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, बाकी उसके अलावा यहाँ से जो साइड से है वहाँ से कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्या हटाने का रीज़न क्या है, ताकि ये बाइंड करे एग के साथ, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो लैटरली बाइंड करता है एग के साथ, ऐसे टिप टू टिप नहीं बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है, साइड बाई साइड बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, टिप के पास क्यों छोड़ दिया, टिप के पास इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि टिप पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। देन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि स्पर्म का हेड विजिबल हो जाए, ये वाला पार्ट विजिबल हो जाना चाहिए। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल यहाँ से हटा, बहुत सारे जो आयन चैनल्स थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है। चैनल्स के ऊपर क्या था, कोलेस्ट्रॉल था। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हटा क्या हुआ, आयन चैनल्स ओपन हो गए। कौन कौन से आयन चैनल्स ओपन हुए हैं, बाइकार्बोनेट आयन चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुआ है, पोटेशियम आयन चैनल ओपन हुआ है, ठीक है। तो HCO3 क्या करता है, बहुत तेज़ी से स्पर्म के अंदर आता है। तो HCO3 बहुत तेज़ी से अंदर आता है स्पर्म के, और कौन आता है, कैल्शियम आयन आता है। लेकिन वापस कौन जाता है, पोटेशियम आयन। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं कि जब HCO3 और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो वो एक्टिवेट करता है स्पर्म एडेनाइलाइल साइक्लेज को, ठीक है। आप अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो ये वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, बस पढ़ने के लिए समझ लो। HCO3 का इन्फ्लक्स और कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स के वजह से स्पर्म एडेनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, जो कि क्या करेगा, साइक्लेज क्या करेगा, ATP को CMP में कन्वर्ट करेगा, CMP एक्टिवेट करेगा
प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है स्पर्म पे जो लगा हुआ है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन क्या करता है, हीट शॉक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और ये फिर स्पर्म का कैपेसिटेशन करवाता है, मतलब कैपेसिटेशन यहाँ से फिर और कोलेस्ट्रॉल हटेगा। क्लियर। तो बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो भी हटते हैं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं हटता है, बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन होते हैं वो भी हटते हैं फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द स्पर्म। इनहिबिटरी प्रोटीन क्या है, मान लो यहाँ पे रिसेप्टर आइसोमर है तो यहाँ पे क्या होगा, एक मान लो इनहिबिटरी प्रोटीन है तो ये कैसे इंटरैक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारा हीट शॉक प्रोटीन काइनेज है ये इन इनहिबिटरी प्रोटीन्स को हटा देता है ताकि जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है वो विजिबल हो सके। क्लियर। देन इसका क्या फंक्शन है, पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो आप बताओ जब बहुत तेज़ी से पोटेशियम बाहर जाता है किसी भी सेल से तो अंदर क्या होता है, पोटेंशियल में चेंज आता है। और पोटेंशियल में कैसा चेंज आता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है, तो मोर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मोर नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी इतना समझो कि पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो हाइपर एक्टिवेशन होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। कैल्शियम की परमिएबिलिटी जब बढ़ती है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना और HCO3 के इन्फ्लक्स होने की वजह से दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ता है और pH ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब बेसिक मीडियम बनेगा। बेसिक मीडियम क्या करता है, डाइनिन को एक्टिव कर देता है। पहले से तो एक्टिव था, डाइनिन कहाँ प्रेजेंट है बताओ, स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं डाइनिन प्रेजेंट होता है जो हमारे स्पर्म का टेल है, जो हमारे स्पर्म का टेल है वहाँ पे क्या है, डाइनिन एक मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम कर रहा है जो किसके साथ वर्क करता है, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक्सोनिम बनाते हैं उसके साथ काम करता है। और डाइनिन का जब एक्टिविटी तेज होता है तो स्पर्म क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। ठीक है, तो हमारा स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्लियर। ओके, ये पिछले पेज का आ गया, चलो इसको इग्नोर करो। ठीक है, समझ में आया। तो कैपेसिटेशन में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। कैपेसिटेशन में सबसे पहले क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होता है। ठीक है गाइस, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। HCO3 क्या होता है, अंदर आता है। कैल्शियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन बाहर जाता है, तो ऑब्वियस है कम होगा। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोटीन है वो रिमूव होते हैं। pH क्या होता है, pH बढ़ता है। और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट हमारे किसका, स्पर्म का बढ़ता है। क्लियर। तो छोटे से छोटी चीज़ में ये चीज़ें होती हैं कैपेसिटेशन में। अगर कैपेसिटेशन हो गया मतलब हमारा जो स्पर्म है वो एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव है, लेकिन अब उसे जाना कहाँ है, उसे ये कैसे पता चलेगा, उसके पास आंखें तो है नहीं। स्पर्म का जो फ्लैजिलर मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गया। अभी उसको थोड़ा और मूवमेंट को तेज करने में कौन काम करता है, यूटेराइन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका जो मूवमेंट है वो तेज होता है। ठीक, अब स्पर्म जो है वो एग की तरफ जाता है ड्यू टू थर्मोटैक्सिस। ऐसा देखा गया है, देखा क्या गया है, प्रूव्ड है कि जो हमारा इस्थमस है ऑफ द ओविडक्ट और जो एम्पुलरी रीजन है ओविडक्ट का, उसके बीच में 2 डिग्री सेल्सियस का ग्रेडियंट होता है, मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्पर्म है वो कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसे क्या कहा गया, थर्मोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस देखा गया है रैबिट में, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि जो इस्थमस वाला रीजन है ओविडक्ट का, वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और क्रिस्प 1 जो हार्मोन्स हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि जो एम्पुलरी रीजन है ओविडक्ट का वहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इन दोनों हार्मोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जिसको देख के स्पर्म लोअर टू हायर ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। तीसरा है, इसे हम कहते हैं रियोटैक्सिस, दैट इज़ अ नेगेटिव रियोटैक्सिस। नेगेटिव रियोटैक्सिस में क्या देखा गया है कि ओविडक्ट रिलीज़ करता है बहुत सारा फ्लूइड या लिक्विड कहें तो यूट्रस से रिलीज़ होता है
और स्पर्म उस लिक्विड के फ्लो के अगेंस्ट मूव करता है, ठीक है। स्पर्म माइग्रेट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द कैटस्पर। कैटस्पर क्या है? वो लिक्विड है जिसे हम लोग स्पर्म माइग्रेट करता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। किसको यूज़ करके? यहाँ पे सेंसर की तरह काम कौन करता है? कैटस्पर। कैटस्पर क्या है? कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। और कैल्शियम चैनल है, मतलब वहाँ से कैल्शियम अंदर आता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टेल रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो ये टेल रीजन पे प्रेजेंट होता है, कैल्शियम को बहुत तेज़ी से अंदर लेता है, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत तेज होता है। और ये किस तरफ मूव करता है? इधर से फ्लूइड, ये है हमारा, सपोज़ क्या करना है, हाँ सपोज़ ही करो क्योंकि रफ डायग्राम है। ये हमारा क्या है? यूटेरस है, ठीक है। और यहाँ से फ्लूइड रिलीज हो रहा है, ओविडक्ट है, ओवरी है, यहाँ ओवरी से यहाँ ओविडक्ट से फ्लूइड रिलीज हो रहा है, तो इधर की तरफ आ रहा है। लेकिन हमारा जो क्या है स्पर्म, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रियोटैक्सिस। तो अट्रैक्शन या मूवमेंट स्पर्म का एग की तरफ कैसे होता है? ड्यू टू द थर्मोटैक्सिस, टेम्परेचर ग्रेडियंट के वजह से, देन कीमोटैक्सिस, प्रोजेस्टेरॉन की ग्रेडियंट डिफरेंस के वजह से, और देन हमारा ये रियोटैक्सिस होता है जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसके अगेंस्ट, ओके। अब देखो, अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे आउटर लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है? सबसे आउटर लेयर होता है क्यूम्यूलस वाला लेयर, ठीक है। ये वाला लेयर में क्या है? बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो लूजली क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। तो हमारा जो स्पर्म आया है वो स्पर्म सबसे पहले एंटर कहाँ करेगा? क्यूमुलस में एंटर करेगा, ठीक है। तो क्यूमुलस में सबसे पहले एंटर करता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लूजली एसोसिएटेड होते हैं। और हमारा स्पर्म तेज़ी से फ्लैजेलर मूवमेंट करके आता है और एंटर करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन कहाँ होता है? क्यूमुलस में होता है। इसमें दो थ्योरीज हैं कि सबसे जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं, जो साइंटिस्ट अभी लेटेस्ट फॉलो करते हैं, वो वाली जो थ्योरी है वो दी थी जिन एंड कॉलिग ने। देखो, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, वो इजी है लैब में क्रिएट करना, क्योंकि बाहर हो रहा है तो लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या क्या मटेरियल लग रहा है, कौन कौन सा एंजाइम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तो आप हर एक सेकंड का खबर रखना बहुत मुश्किल है जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए। और इसलिए आपने देखा होगा जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत ही बारीकी और स्किल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत कंफर्म नहीं हैं, ठीक है। तो जो जिन एंड कॉलिग थे उन्होंने बताया था कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्यूम्यूलस में होता है और इसे 90% सही माना जाता है, इसे मेजर पाथवे कहते हैं। जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, क्यूम्यूलस में नहीं होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन जोना पेल्यूसिडा पे होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो मेन है वो वाला हम लोग देखेंगे। जिनॉन और जो कॉलिग थे उनके साथ काम करने वाले, उन लोगों ने बताया कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्यूमुलस में होता है और जोना पेल्यूसिडा के साथ बाइंडिंग होती है एग की आफ्टर द एक्रोसोमल रिएक्शन। और जोना पेल्यूसिडा जो एग का पार्ट है उसके साथ किसकी बाइंडिंग होती है? स्पर्म की बाइंडिंग होती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन पे, वो क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं हमारे एग मेम्ब्रेन के साथ और अपना जो मटेरियल है एक्रोसोम में भरा हुआ था वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से समझो कि ये एग है, एग में रिलीज़ कर दिए और उसके बाद एग का ही पार्ट बन गया। तो एक्रोसोम के कंटेंट रिलीज़ हो जाएंगे। एक्रोसोम में क्या होगा? बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे और जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है उसको ये क्या करेगा? एक्रोसोमल कंटेंट रिमूव करेगा, जिससे कि
आसान रास्ता बन सके। सपोज करो स्पर्म यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये बीच में क्या पड़ा, बहुत सारे सेल, तो ये क्या करता है, एक्रोसोम को बर्स्ट करता है और उसमें से बहुत सारा चीज़ रिलीज़ करता है, और वो जो आसपास के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, जिससे कि एक स्पर्म अपना रास्ता बना सके टुवर्ड्स द एग जोना पेल्यूसिडा। ओके, सो स्पर्म प्रोटीन जो है अब वो किस के ऊपर आ गया, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ गया, और इसे हम लोग देखेंगे आगे। चलो ठीक है, अब बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा क्या है, जोना पेल्यूसिडा भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ लेयर है। उसको वो भी बहुत टफ होता है, मतलब बैरियर पे बैरियर एग तक पहुंचने के लिए पहले क्यूमुलस फिर जोना पेल्यूसिडा को डिसइंटीग्रेट नहीं किया गया, उसके जो मैट्रिक्स है उसको डाइजेस्ट किया गया। उसके बाद फिर जोना पेल्यूसिडा पे जो लगे होते हैं ZP2 प्रोटीन, उसके साथ हमारा स्पर्म जो है वो इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, एक्रोसोमल रिएक्शन में क्यूमुलस में क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन परफॉर्म होता है, देन क्यूमुलस में बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्रोसोम से बहुत सारे बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करते हैं, और हमारा स्पर्म हेड करता है टुवर्ड द जोना पेल्यूसिडा, और वहाँ पे फिर होता है स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरैक्शन। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखते हैं स्पर्म और जोना पेल्यूसिडा का इंटरैक्शन होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, स्पर्म इंटरैक्ट करता है जोना पेल्यूसिडा से थ्रू इट्स ZP2 प्रोटीन। अभी ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। अब जो ह्यूमन का है, ह्यूमन के साथ ही इंटरैक्ट करेगा, और अदर एनिमल्स का उसी के स्पीसीज के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसे हम स्पर्म रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई, और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन से, जूनो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड CD9 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, आइजोमो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन लाइक प्रोटीन। ओके, अभी आप देख रहे हो कि फ्यूज़न कैसा हो रहा है, इक्वेटोरियल हो रहा है, ऐसे हेड नहीं फ्यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से फ्यूज़न नहीं हो रहा, फ्यूज़न इस तरह से हो रहा है, ठीक है। फ्यूज़न हुआ, किसके बीच में इंटरैक्शन हुआ है, स्पर्म कौन दे रहा है, आइजोमो के साथ एग के जोनों का इंटरैक्शन हो रहा है, और इन दोनों के इंटरैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन है, CD9 प्रोटीन है। अभी इंटरैक्शन इतना होता है, दोनों स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद इंटर करता है कौन, एग के अंदर इंटर करता है स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, ठीक है। सो फ्यूज़न होता है, इसमें ध्यान रखना ये तीनों बातें हैं। फ्यूज़न का प्लेन क्या है, इक्वेटोरियल, देन इसमें आइजोमो कौन शेयर करता है, स्पर्म, और ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, जोनो एंड CD9 प्रोटीन ऑफ द एग। ओके, सो स्पर्म और एग का फ्यूज़न होने के बाद अगर एक स्पर्म आ चुका है तो क्या दूसरा स्पर्म आना चाहिए, नहीं, ऑब्वियस है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्पर्म का मेम्ब्रेन और एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ करता है, वैसे ही पॉलीस्पर्मी के जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड विदिन 1 मिनट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती, मतलब जितना काम है वो विदिन 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फास्ट ब्लॉक एब्सेंट होता है, स्लो ब्लॉक देखा गया है जो कि कैल्शियम मीडिएटेड होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस यहाँ पे कुछ पहले और बाद में नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, ठीक है। जैसे स्पर्म एग के साथ इंटरैक्ट करता है, फॉस्फोलाइपेज C, यहाँ पे जीटा फॉस्फोलाइपेज C
जीटा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव होके क्या करेगा, PIP2 कहाँ प्रेजेंट है, PIP2 प्रेजेंट है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसको ये तोड़ेगा किसमें, डाई एसाइल ग्लिसरॉल में और IP3 में, ठीक है। IP3 हमें पता है सेकेंडरी मैसेंजर है, ये क्या करता है, ER पे लगे हुए जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसको ओपन कर देता है। जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं बहुत तेज़ी से कैल्शियम क्या होगा, एग के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। एग का साइटोप्लाज्म में जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो वो क्या एक्टिवेट करता है कैम काइनेज को, ठीक है। कैम काइनेज क्या करता है, कैम काइनेज एक्टिवेट करता है सिनेप्टोटैगमिन को। सिनेप्टोटैगमिन क्या है, एक स्नेयर प्रोटीन है जो कि वेसाइकल को किसी भी स्नेयर प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो किसी भी तरह के वेसाइकल को किसी दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्यूज़ कराते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेसाइकल है वो क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर रहा है। तो एग के कंडीशन में स्नेयर प्रोटीन कौन है, सिनेप्टोटैगमिन, ये फ्यूज़ करता है, और हमारा जो वेसाइकल है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, डायग्राम में हमने देखा था ना, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं ओवास्टैसिन की। ये ओवास्टैसिन क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होके कहाँ जाता है, जोना पेल्यूसिडा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको जाता है, वहाँ पे जितने भी ZP2 प्रोटीन थे उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। रिमूवल से क्या फ़ायदा होगा, ZP2 प्रोटीन रिमूव हो जाएगा तो कोई दूसरा स्पर्म उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, है ना, उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो ओवास्टैसिन क्या करता है, रिमूव करता है ZP2 प्रोटीन, सो नो मोर स्पर्म कैन इंटरैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। ये तो हुई एक चीज़, इसको रिवाइज करते हैं। स्पर्म जब एग के साथ इंटरैक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज C जीटा एक्टिव होता है जो कि PIP2 को तोड़ता है डैग, और IP3 में IP3 कैल्शियम इंक्रीज करवाता है। समझ में आया। अभी दूसरा पार्ट, कैल्शियम इंक्रीज होते जा रहा है। अभी कैल्शियम बहुत सारा काम करवाएगा। पहला काम क्या करवा रहा है, ये कैल्शियम एक्टिवेट कर रहा है कैम काइनेज को, कैम काइनेज एक्टिवेट कर रहा है सिनेप्टोटैगमिन को। सिनेप्टोटैगमिन जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे उसको ले जाके फ्यूज़ कराता है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और अपना सारा कंटेंट रिलीज कर देता है, जिससे कि जोना पेल्यूसिडा पे लगे ZP2 प्रोटीन क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और ZP2 प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो फिर स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरैक्शन नहीं होगा, तो और स्पर्म नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर आप देखो कि ओवास्टैसिन नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियस है ZP2 प्रोटीन रहेगा। कब, स्पर्म इंटरैक्ट हो चुका है, कैल्शियम है, फिर भी ओवास्टैसिन काम नहीं कर रहा, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो ZP2 प्रोटीन फिर भी बना रहेगा, तो हम पॉलीस्पर्मिक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज़ हुआ, ठीक है। देन एक नई डिस्कवरी में देखा गया है कि जिंक स्पार्क होता है। जिंक स्पार्क में क्या होता है कि जिंक बहुत तेज़ी से फ्लक्स करता है, मतलब एग से बाहर जाता है। एग से बाहर जाके वो क्या करेगा, पहला जैसे स्पर्म आया, एंट्री किया, वो एग से बाहर जाएगा, जिंक और जोना पेल्यूसिडा के साथ फ्यूज़ करके एक सिल्ड बनाएगा, ठीक है। सिल्ड बनाएगा, पहला काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा कि जिंक इनहिबिट करता है जितने भी एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जो जितने भी आने वाला स्पर्म है सबके जो एक्रोसोमल एंजाइम्स है, जैसे कि एक्रोसिन, MMP2, ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, ठीक है। एक्रोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट करता है तो फिर एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगा। देन ये इनहिबिट करता है कैपेसिटेशन एंजाइम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैपेसिटेशन एंजाइम प्रेजेंट है, जिंक उसको भी इनहिबिट करता है, तो जो आने वाला स्पर्म है वो भी क्या होगा, इनएक्टिव ही रहेगा, उसका कैपेसिटेशन नहीं होगा। तो जिंक स्पार्क क्या काम करता है, तीन चीज़, पहला तो शील्ड बनाता है, दूसरा एक्रोसोमल रिएक्शन वाले एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और कैपेसिटेशन वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है।
तीसरा जो हमारा मैकेनिज़्म है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, जूनो प्रोटीन रिलीज़ हो जाता है। आपको पता है जूनो प्रोटीन क्या है? जूनो प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर है। हाँ, रिसेप्टर को ही क्या किया गया, बाहर फेंक दिया गया। तो अब जो स्पर्म आएगा वो बाहर जूनो से इंटरेक्ट कर लेगा। जो भी स्पर्म के पास आइजोमो है वो बाहरी जो जूनो प्रोटीन है उससे इंटरेक्ट करेगा। तो एग के पास तो जूनो है ही नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन दूसरे स्पर्म नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग यहाँ पे अगर हम देख रहे जैसे कि एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जूनो प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर है। जब पॉलीस्पर्मी जैसे पहला स्पर्म इंटर करता है ना, तभी क्या होता है, जूनो प्रोटीन ये पेरीवेटलिन स्पेस है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अब ये जब मेम्ब्रेन में था तो वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में था, और जब इस एरिया में आता है तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो जो भी स्पर्म आएगा उसके पास जो आइसोमो प्रोटीन है वो इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो यहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं। इसका मतलब यही है। तो 3 चीज़ें होती हैं मेन, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कैल्शियम इंक्रीज करवाता है रिलीज करके खुद को, फिर जिंक इफ्लक्स होता है तो जिंक शील्ड बनता है, एक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, इनहिबिट होते हैं, कैपेसिटेशन एंजाइम इनहिबिट होते हैं, और जो जूनो प्रोटीन है वो रिमूव होता है। इन सब के बाद क्या होगा, एक्टिवेशन होगा एग का। अब एग जो सोया हुआ था वो जाग जाएगा और बोलेगा अब भाई स्पर्म आ गया है, मुझे काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही फ्यूज़ होता है मेम्ब्रेन से स्पर्म, फॉस्फोलाइपेज सी जीटा जो है वो स्पर्म हेड से आता है। ठीक है, ये जो आया है ना हीरो मटेरियल फॉस्फोलाइपेज सी जीटा, ये कहाँ से आया है, ये स्पर्म हेड से आया है। काम कहाँ करेगा, ये एग में काम करेगा। ये एग में क्या काम करेगा, PIP2 को तोड़ेगा डैग और IP3 में, IP3ER में जाके एक्टिवेट करेगा कैल्शियम चैनल, और हमारे कैल्शियम रिलीज होंगे बहुत सारे साइटोसोल में जो कैम काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। कैम काइनेज क्या करता है, एक और काम करता है, वो फॉस्फेट जोड़ता है। कहाँ पे जोड़ता है, जितने भी इनहिबिटर्स mRNA पे लगे हुए थे, ये मान लो हमारा mRNA है, यहाँ पे जितने भी इनहिबिटर थे वहाँ पे आके फॉस्फेट जोड़ता है। कौन, कैम काइनेज। और ये फॉस्फेट जुड़ते ही क्या हो जाते हैं, रिमूव। तो हमारा जो mRNA है वो फ्री हो जाता है। तो उस पर कौन आके बाइंड करेगा, हमारा हीरो राइबोसोम। और राइबोसोम जब बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो फिर ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है बहुत सारे प्रोटीन का। कौन प्रोटीन होंगे, जो अर्ली डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, क्लीवेज में रोल प्ले करेंगे। ओके, सो एग एक्टिवेशन में हमें याद रखना है कि ट्रांसलेशन प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाता है। देन हमारा जो मियोसिस 2 है, जो हमारा जो oocyte था, ठीक है, oocyte किस कंडीशन में था, मियोसिस 2 में था अरेस्टेड। कौन से स्टेट में मियोसिस 2 में अरेस्टेड था, मेटाफेज 2 स्टेट में। तो मेटाफेज 2 स्टेट में अरेस्टेड था, क्यों, क्योंकि उसको मॉस जो है वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करके रखा है, तो एनाफेज में सेल जा ही नहीं रही है। लेकिन फिर कैल्शियम का वेव आया और कैम काइनेज क्या करता है, इनहिबिट कर देता है मॉस को। तो जैसे ही मॉस इनहिबिट होगा, कौन एक्टिवेट होगा बताओ, तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होने के बाद हमारा जो सेल है वो इंटर कर जाएगा किस में, एनाफेज 2 में, देन टेलोफेज में, और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सेकेंड पोलर बॉडी बन गई और हमारा जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई थी वो भी बन गई। तो ये वाला काम कब हो रहा है, जब मेल न्यूक्लियस अंदर आ गया है, तब ये जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, मियोसिस 2 कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये वाला मेल प्रोन्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है, उसके प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। ठीक है, देन अब एग का मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगा, मतलब अब एग को क्या करना है, डिवीज़न करना है, कंप्लीट करना है अपना डिवीज़न, और क्लीवेज में जाना है, तो बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि बहुत तेज़ी से बहुत नंबर ऑफ वेव्स आते हैं कैल्शियम के, जो कि इंक्रीज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों करते हैं, समझ में आया, ट्रांसलेशन जो है इंक्रीज़ हुआ,
ट्रांसलेशन इंक्रीज़ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़े तो रिस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हुआ और एटीपी में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। क्यों कंप्लीट हुआ? क्योंकि कैम काइनेज इनहिबिट कर दिया मॉस को। सो एपीसी हमारा एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से ये कंप्लीट हो गया और ट्रांसलेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बन रहे हैं, रिस्पिरेशन तेज़ी से हो रहा है और क्या है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, तो अब लास्ट टॉपिक है फ्यूज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो स्पर्मियोजेनेसिस में हमने देखा था कि जो हमारा मेल प्रोन्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, प्रोटामिन्स होता है, किसके साथ, डीएनए के साथ जुड़ा हुआ, जिसके वजह से न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। लेकिन अब हमारे जो एग का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे प्रेजेंट है रिड्यूस्ड फॉर्म में ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ता है, जिसके वजह से प्रोटामिन्स जो हैं वो हट जाते हैं और वहाँ उसका जगह कौन ले लेता है, नॉर्मल हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद क्या होता है कि स्पर्म के जो क्रोमैटिन है वो अनकॉइल होते हैं, मतलब लूज़ हो जाते हैं, और स्पर्म के जो क्रोमैटिन है देन जो हमारा एग का क्रोमैटिन है वो दोनों अब मेटाफेसिक प्लेट बनाएंगे और रैंडमली अरेंज्ड होंगे और उसके बाद इनमें डिवीज़न होगा। तो अब जो 2 सेल्ड स्टेज जाइगोट है, जो 2 सेल्ड स्टेज है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि दोनों न्यूक्लियस में मेल और फीमेल क्रोमैटिन मटेरियल गया है। तो अगर आपको कोई कहे कि ह्यूमन में या इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो कौन सा ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको न्यूक्लियस में मेल और फीमेल दोनों जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, तो आप कहोगे 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो 2n वाला कंडीशन कब आता है, 2n वाला कंडीशन आता है 2 सेल स्टेज में। ओके स्टूडेंट, तो बस ये लास्ट ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक। सो सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगी हमारे केसी सर को। केसी सर IFS एकेडमी में पढ़ाते हैं और मेरे टीचर हैं, मैंने उनसे ही पढ़ा है, ऑनलाइन मैंने पढ़ा है। ठीक है, जो भी है मैं अदर बुक से भी रेफ़र करती हूँ पढ़ना, बट ये जो नोट्स है मैंने सर के लेक्चर देख के ही बनाए हैं और इसमें कुछ ऐड किया है। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रही, मैं बस बता रही कि ये जो नोट्स है वो मेरे अपने खुद के नहीं हैं, ये मैंने अपने टीचर से लिया है, मैंने बनाया है, सर के नोट्स हैं ये स्पेसिफिकली, तो उनको थैंक देना बनता है, ऑब्वियस है। अगर आपको मेरे लेक्चर से समझ नहीं आए तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो, ही इज़ अ ग्रेट टीचर। और अगर मेरे लेक्चर से समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।